जी, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हेल्थ क्या है कि अगर आपका जो हेल्थ है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हमारी फिजिकल फिटनेस के साथ। अगर हमारी ओवरऑल अगर हम सेहतमंद हैं, हमारा जो हेल्थ का लेवल है वो एक अच्छा है, तो हम फिजिकली तौर पर फिट होंगे। जो हेल्थ है, इट डिटरमिन द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म daily activity with vigor and demonstrate the capacities associated with low risk of premature development of the hypokinetic diseases। hypokinetic diseases किसे कहते हैं, यानी कि ये यूज़ की जाती है। हाइपो आपको पहले बताया उसमें कि हाइपो का मतलब है बिल्कुल कम, काइनेटिक मूवमेंट को कहा जाता है। तो अगर हम कोई हरकत नहीं करते, यानी कि हमारा काम है सुबह जाते हैं ऑफिस वर्क है, तो सारा दिन जो है वो चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो फिर क्या है, हाइपोकाइनेटिक जो डिजीजेज हैं हम उनका शिकार हो सकते हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो और हेल्थ जो है इनका आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग है तो आप फिजिकली तौर पर फिट होंगे। तो इसको फिजियोलॉजिकल फिटनेस भी कहा जा सकता है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट को, कि आप यानी कि आपके जो बॉडी फंक्शन है आप उनके हवाले से किस हद तक जो है वो फिट हैं। तो 5 कंपोनेंट हैं बेसिकली। बॉडी कंपोजिशन है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मस्कुलर इंडोरेंस है, कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी है। बॉडी कंपोजिशन हम जो कल वाला जो लेक्चर था उसमें कवर कर चुके हैं बड़े अच्छे से और बड़ी डिटेल के साथ। बॉडी कंपोजिशन को हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो हमारा बॉडी है वो कैसे बनता है। तो इसमें को थोड़ा सा आज दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि बॉडी जो कंपोजिशन है वो क्या है। बॉडी कंपोजिशन है आपके जो बॉडी मैस है, कि जो हमारा जिस्म बना है वो जारी बात है उसमें हड्डियां हैं, उसमें पानी की एक मकदार है, उसमें हड्डियों के ऊपर गोश्त की तय हैं, इनके मसल्स हैं। तो हमारा जो बॉडी जिस्म है वो इन तमाम चीज़ों से मिलकर बना है। उसके अलावा एक और एलिमेंट आता है, फैट। तो जो बॉडी कंपोजिशन है उसमें पता चलता है कि जो हमारा बॉडी लेवल है वो फैट फ्री है या फैट वाला है। फैट फ्री से मुराद क्या होगा कि उसमें जो चर्बी फैट होगी तो सही, लेकिन उसकी मकदार जो है वो बिल्कुल कम होगी। तो इस तरह 2 मॉडल हैं। उसके अलावा हमने कल वो शेल्डन की भी थ्योरी पढ़ी थी कि 3 बॉडी टाइप्स होती हैं उसके मुताबिक। तो बॉडी कंपोजिशन इट कैन बी मेजर्ड विद बोथ लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ टेस्ट हैं उनके ज़रिए भी किया जा सकता है, और लेकिन जो फील्ड में टेक्निक हैं उनके ज़रिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लेबॉर्ट्री वाले हैं उन वो थोड़े से कॉस्टली हैं लेकिन एक्यूरेसी उनकी ज़्यादा है। जो फील्ड में हम यूज़ करते हैं वो कॉस्टली बेशक कम है, लेकिन एक्यूरेसी का लेवल हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हाँ जी यही है। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं सारे। बॉडी मास इंडेक्स है, सरकमफ्रेंस है, स्किन फोल्ड क्लिपर है, हाइड्रोडेंसिटोमेट्री है, एमआरआई है, सिटी स्कैन, ये लेबॉर्ट्री वाले आ जाएंगे दो। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो टेस्ट हैं जिनके ज़रिए हम अपनी जो बॉडी कंपोजिशन है उसको मैयर किया जा सकता है। तो स्किन फोल्ड थिकनेस हमने कल पढ़ा था कि ये इसमें क्या होता है कि स्किन फोल्ड क्लिपर जो है वो इंसान के जिस्म की मुख्तलिफ जो बॉडी की साइड्स हैं उनके ऊपर उस क्लिपर को इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ से जज किया जाता है जी हमारी जो बॉडी जिस्म में जो फैट की परसेंटेज है वो कितनी है। तो वो कैसे पता चलेगा, उसमें एक फार्मूला का यूज़ होता है, फैट का वेट और टोटल बॉडी वेट, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से, और फिर उसको जो एक बाकायदा स्केल पहले से तयशुदा है तो वो। तो ये फैट का वेट कैसे पता चलता है, उसके लिए जो मुख्तलिफ हमने टेस्ट थे वो हाइड्रोडेंसिटी वाला या स्किन फोल्ड क्लिपर वाला, तो ये मुख्तलिफ यानी कि इनसे हम यानी कि असेस कर सकते हैं हाँ जी तकरीबन राउंड अबाउट इतनी है फैट का वेट। लेकिन अगर हम एमआरआई या सिटी स्कैन लेबॉर्ट्रीज की तरफ जाते हैं तो उनसे फिर हमें पूरी एक्यूरेसी मिल जाती है। उसके अलावा हमने बीएमआई भी कल डिस्कस किया था, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये क्या है कि की इंडेक्स है रिलेटिंग अ पर्सन बॉडी वेट टू हाइट, कि एक इंसान का वेट हाइट के मुताबिक उसका वेट कितना होना चाहिए, एज के मुताबिक उसका वेट कितना होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ जो फैक्टर हैं उसमें देखे जाते हैं। उसके अलावा जो बॉडी मास इंडेक्स है उसमें हमने किया था एम इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाई एच, यानी कि एम जो है वो क्या होगा, हमारा बॉडी मैस होगा,
जिसे किलोग्राम में या पाउंड्स में, यानी कि दो फार्मूले हैं, या पाउंड में आप कर लें या किलोग्राम में कर लें। अगर आप पाउंड में करते हैं तो उधर से आपको फिर इंचीज में कर रहे होते हैं। अगर आप इसको किलोग्राम में कर रहे हैं तो फिर आप उधर से मीटर्स में जो बॉडी की पैमाइश है वो कर रहे होते हैं। तो कल हमने इस दोनों फार्मूले उसमें देखे थे। तो एम क्या है, बॉडी मास है इन किलोग्राम, और एच से क्या मुराद है, हाइट इन मीटर्स, के हम अपनी जो हाइट है वो देखते हैं मीटर में, उसको फिर डिवाइड करते हैं और फिर उसको देखते हैं जो एक गिवन स्टैंडर्ड है कि हमारा बीएमआई लेवल किस रेंज में है, हम खतरे में हैं या एक नॉर्मल रेंज में है या लो वेट में है। उसके अलावा वेस्ट टू हिप रेशो कल मेजर की थी, उसका तरीका पड़ा था कि वेस्ट की और हिप की जो रेशियो है और एक फार्मूला प्रॉपर उसका हमने डिस्कस किया था कि उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो हिप का कितना है, हमारा सरकमफ्रेंस जो है वो दूसरा हिप वेस्ट का कितना है। तो इन दोनों का जो आपस में वो स्कोर है वो अगर 1 से 0.1 जो है उससे अगर आप क्रॉस करते हैं या 1 पॉइंट से क्रॉस करते हैं तो आप फिर क्रिटिकल सिचुएशन में, इसका मतलब है कि आपके जो बेसिकली हिप में क्या है, हमारे एडिपोज टिश्यू जितनी भी चर्बी है वो हमारी वहाँ पर जाके स्टोर होती है। तो जब अगर वेस्ट का जो रेशियो है वो ज़्यादा जितनी होगी, इसका मतलब है हमारे बॉडी में जो फैट का लेवल है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये बॉडी कंपोजिशन हम कल कर चुके थे। उसके बाद दूसरा आ जाता है जी मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर इंडोरेंस। दोनों को अगर इकट्ठा कहेंगे तो ये क्या होगा, मस्कुलर फिटनेस। तो इसके दो पार्ट्स हैं, मस्कुलर फिटनेस, इसमें इंडोरेंस भी आ जाती है और इसमें स्ट्रेंथ भी आ जाती है। इसके में क्या किया जाता है, दे डिटरमिन बोन मास, ग्लूकोज टॉलरेंस एंड एबिलिटी टू कैरी आवर डेली एक्टिविटी, यानी कि डेली जो जिंदगी लाइफ में हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, ये वो चलाना 1 मिनट। तो मसल जो फंक्शन है टेस्ट आर वेरी स्पेसिफिक, muscle function tests are very specific to the muscle group tested, the type of contraction, the velocity of muscle movement, the type of equipment and the joint range of motion। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं और मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कि जो हमारे मसल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। मसल का काम क्या होगा, या कंट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी। तो जितनी भी बॉडी मूवमेंट होती है वो मसल्स के कंट्रैक्शन से ही होती है। मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो हम कोई हरकत करने के काबिल होते हैं। तो इसकी आगे फर्दर जो हमने कहा कि मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर इंडोरेंस दो लहदा से, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, इनको लहदा ये लगता है ऐसे है जी बिल्कुल जैसे सेम ही है, लेकिन ये सेम चीज़ें नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है, ये मसल की वो सलाहियत है कि हम किसी एक खास टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो फोर्स है वो किस हद तक कितनी शिद्दत के साथ जनरेट कर सकते हैं। या इसको ये भी कहा जा सकता है कि इट इज़ द मैक्सिमल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस, के आगे से कोई मज़ाहमत हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा हमें धक्का दे रहा है और आगे से हम उसको धक्का दे रहे हैं, तो कितनी हद तक हम किसी फोर्स के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो ये मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है आपके जिस्म में ज़्यादा है तो आप एक अच्छे यानी कि उसको धक्का दे सकते हैं। अगर आपके जिस्म में मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप अपना आपका जो बॉडी वेट है उससे भी ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। तो इट कुड बी मेजर्ड बाय द लार्जेस्ट वेट अ पर्सन कुड लिफ्ट और द लार्जेस्ट बॉडी दे कुड पुश और पुल, कि जितना भी बड़ा हो वेट, अगर ये यानी कि इसको मेजर जो किया जाता है कि जितना ज़्यादा वेट वो उठाएगा, इसका मतलब क्या है कि उस बंदे के अंदर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है। जितना ज़्यादा वो किसी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को वो पुल कर सकता है या पुश कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उसमें उतनी ही ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ मौजूद है। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि अब जब हम अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो हर स्पोर्ट्स में डिफरेंट टाइप की जो यानी कि बॉडी है, डिफरेंट मसल जो है वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी के हिसाब से जो डेफिनेटली जो हर ग्रुप ऑफ मसल है उसका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो डिफरेंट होगा। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फॉर एग्जांपल उसकी सिंपल से एग्जांपल कि अगर आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो इसका मतलब है आपके जो लेग्स मसल है उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उनमें इंडोरेंस भी ज़्यादा होगी बनिस्बत
आपके शोल्डर के जो मसल्स हैं। अगर आप टेनिस के खिलाड़ी हैं तो आपके जो शोल्डर वाले मसल है उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आपके जो लेग्स मसल है उनमें जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो कम होगी। तो ये वेरी करती है स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स के आप जिस स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं उसमें कौन से आपका जो बॉडी मसल्स हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व है। तो जो स्ट्रेंथ है वो भी इसी तरह, जो स्ट्रेंथ के टेस्ट लिए जाते हैं वो ये नहीं है कि एक ही टेस्ट होगा और उससे पूरे जिस्म की स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, बल्कि हर बॉडी मसल्स मुख्तलिफ जो मसल हैं उसके टेस्ट भी मुख्तलिफ होंगे। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है, एक को डायनामिक स्ट्रेंथ कहते हैं और एक को स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है वो कहा जाता है। तो डायनामिक को आइसोटोनिक कहा जाता है। अब ये बड़ी टर्म्स आती हैं पेपर में, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, और इसमें हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सिंपल सा फार्मूला इसको इंडिविजुअली अगर याद कर लेंगे तो बेहतर है। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती, तो कांस्टेंट रहता है। और टॉनिक का मतलब है टी से टॉनिक और टी से टेंशन, के कांस्टेंट टेंशन जो है उसको आइसोटोनिक एक्सरसाइज कहा जाता है। तो इसमें हमने देखना है कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें जो हमारी टेंशन जो है वो मसल की वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल दीवार है तो दीवार को हमने धक्का देना है, अब हम धक्का तो नहीं दे सकते लेकिन एक रेजिस्टेंस तो है हमारे आगे, हम उसके ऊपर अपनी फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम धक्का अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो ये किस में आ जाएगा, हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ में आता है। इन पुल अप एंड पुश अप वी रिक्वायर्ड डायनामिक स्ट्रेंथ। उसके अलावा जनरली फिर इसको अगर करेंगे तो इसको फर्दर फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक को मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहा जा सकता है, एक को एक्सप्लोसिव और एक को इंडोर स्ट्रेंथ इंडोरेंस कहा जाता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, ये जिस्म की वो सलाहियत है जो कि किसी मैक्सिमम रेजिस्टेंस के खिलाफ आगे से कोई मज़ाहमत हो रही है और हम उसके खिलाफ किस हद तक जो है वो अपनी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहा जाता है। इट इज यूजुअली यूज्ड इन स्पोर्ट्स वेयर वेरी हैवी रेजिस्टेंस आर टू बीट द रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग है, शॉर्ट पुट है, हैमर थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, तो उनमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज की जाती है ताकि हम नया रिकॉर्ड अपना सेट कर सके। उसके बाद एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, वो क्या है, जो कि अचानक ली जाती है। फॉर एग्जांपल जंप लेना है, तो जंप लेना है तो पीछे से तो हम भाग के आ रहे हैं एक नॉर्मल पेस में, लेकिन जब टेक ऑफ लेते हैं तो उस वक्त जो हम स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करते हैं मसल की जो कंट्रैक्शन से वो और ज्यादा करते हैं। अगर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां से, यानी कि जो हमने टेक ऑफ करने के लिए वहां पर पाँव जो लगाना है टेक ऑफ पे और फिर टेक ऑफ लेना है टेक ऑफ बोर्ड से, तो अगर वहां पर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमारे जिस्म में ज्यादा नहीं होगी लेग्स में, तो वो जारी बात है फिर हमारा जंप उस हद तक नहीं जाएगा। तो इसको कहा डिफाइन अगर किया जाए तारीफ की सूरत में तो कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड, के भागते हुए आए हैं और हाई स्पीड के साथ आपने पूरा जो है अपनी स्ट्रेंथ उसको यूटिलाइज किया। इनफैक्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी, जिसमें स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व है, स्पीड भी इन्वॉल्व होती है। इट इज जनरली यूज्ड इन अ स्प्रिंट स्टार। फॉर एग्जांपल स्प्रिंट स्टार में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी, स्प्रिंट रेस है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग ब्लॉक्स के ऊपर बैठे हैं, तो अगर हम भागना शुरू करना है तो वहीं से हमारा इसमें मुख्तलिफ फैक्टर आएंगे, रिएक्शन टाइम और हमारी जो एक्सीलरेशन फेज है उसमें हमने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो किस हद तक इस्तेमाल की है। तो अगर वहाँ पे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमारी है तो डेफिनेटली हम जल्दी जो है वो फासला कवर करेंगे, जो एक्सीलरेशन फेज जो है वो हम जल्दी तय कर जाएंगे। इसी तरह आप लिफ्टिंग है, शॉर्ट पट है, हैमर थ्रो है, उसमें भी शॉर्ट पट में क्या है, एक तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो हम यूज कर रहे हैं, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ उसमें यानी कि जो वैसे हम ग्लाइड कर रहे हैं या घूम रहे हैं वो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, जब हमने शॉट को रिलीज करना है, यानी कि हमने गर्दन के साथ रखा है, घूम के पूरा मोमेंटम तो बना लिया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन उस स्टेज के ऊपर जब उसको रिलीज करना है 45 के एंगल के ऊपर, तो उस वक्त एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी फिर यानी कि ये कैसे हासिल की जाती है, मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स की जाती हैं कि किस तरह यानी कि खास हिस्से के जो मसल हैं जो आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनको ज्यादा स्ट्रेंथ दी जाती है, ऐसी एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिनसे वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो। इसी तरह हैमर थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट, तो इनमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाता है।
अब इसके बाद आ जाता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस इसकी की डायनामिक स्ट्रेंथ की तीसरी टाइप्स है। ये कॉम्बिनेशन किसका होगा, स्ट्रेंथ का और एंडोरेंस का, दोनों जो अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं स्ट्रेंथ और एंडोरेंस का, दोनों का आपस में तल्लक होगा। इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंट अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। जो फटीग की सिचुएशन में आप किस हद तक रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप स्ट्रेंथ आपने पूरी इस्तेमाल कर दी है तो जारी बात है लैक्टिक एसिड भी इकट्ठा हो रहा होगा। अगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है, इस हद तक आप हाईली स्किलफुल नहीं है, जितने भी हों डेफिनेटली फटीग तो होगी, क्योंकि आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, आपके मसल कंट्रैक्ट हैं। मसल कंट्रैक्ट हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को फौरी ऑक्सीजन अगर वहां से रिमूव नहीं कर पाएगी तो वो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, तो फटीग बनेगी। तो स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या है कि वो सलाहियत जिसमें आप फटीग की सिचुएशन में जा रहे हैं तो उसके बावजूद आप किस हद तक उसके खिलाफ रजिस्ट कर रहे हैं, तो ये डायनामिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद जो दूसरी टाइप थी वो स्टैटिक स्ट्रेंथ थी, इसको नाउन एज आइसोमेट्रिक। अब हमने आइसोटोनिक पढ़ा था, आइसोटोनिक से क्या मराद था, कांस्टेंट टेंशन। तो आइसोमेट्रिक किसको कहते हैं, कांस्टेंट लेंथ, यानी कि लेंथ जो हमारे मसल की है वो तब्दील ना हो। उसमें क्या हो रहा था कि मसल की जो लेंथ है वो चेंज हो रही थी, टेंशन जो थी वो कांस्टेंट थी लेकिन मसल की जो लेंथ है वो चेंज हो रही थी। तो इसमें क्या है, द एबिलिटी टू होल्ड अ पोज विदाउट मूवमेंट। इट कैन बी असेस्ड बाय यूजिंग वेरियस डिवाइसेस सच एज डायनामोमीटर, टेंसियोमीटर, या इस तरह के मुख्तलिफ जो मीटर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज कैन बेनिफिट क्लिम्बर बाय स्पेसिफिकली टारगेटिंग आइदर योर अपर बॉडी और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी यानी कि क्लिम्बिंग है उसमें स्टैटिक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल होता है। माउंटेन बाइकिंग में जूडो, रेसलिंग, अल्पाइन स्काइंग। अल्पाइन स्काइंग में कैसे कि आप अपनी जो पावर है, स्टैटिक पावर रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द अपर एंड लोअर बॉडी। इसी तरह शूटिंग है, जिम्नास्टिक है, हॉर्स बैक राइडिंग है, तो इसके लिए जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बनिस्बत डायनामिक स्ट्रेंथ के। तो स्ट्रेंथ एंडोरेंस फिटनेस टेस्ट, तो के इसके जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन टेस्ट से इसको हम मेजर कर सकते हैं। एक तो है ट्रंक लिफ्ट, यानी कि ट्रंक लिफ्ट में क्या है, लिफ्ट द अपर बॉडी, ट्रंक हमारी की छाती को कहते हैं, तो लिफ्ट द अपर बॉडी ऑफ द फ्लोर एंड होल्ड दैट पोजीशन व्हाइल द हाइट इज मेजर्ड। उसके बाद पुशअप है, वन रिपीटिशन जो मेथड है, बेंच प्रेस है, स्क्वाट टेस्ट है। तो इन तमाम चीज़ों से जो स्ट्रेंथ है वो मेजर की जा सकती है। उसके अलावा अगर हमने हैंड की अपनी जो ग्रिप, हैंड ग्रिप की है तो उसके लिए हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट होगा, फिंगर पिंच ग्रिप टेस्ट होगा, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा, सिटअप टेस्ट होता है, अपर बैक स्ट्रेंथ है कर्सवेबर, उसमें क्या होता है कि लिफ्ट अप द चेस्ट फॉर 10 सेकंड व्हाइल द फीट आर हेल्ड डाउन। तो इसी तरह लोअर बैक है, तो लोअर बैक के लिए क्या होता है कि हम लेग्स को ऊपर उठा लेते हैं जबकि जो हमारी अपर बॉडी है वो नीचे की तरफ होती है, 10 सेकंड के लिए उसको उठा कर रखते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इनसे यानी कि मुख्तलिफ तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं और इसी तरह ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिनसे हम स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जिस्म में। उसके बाद है मस्कुलर इंडोरेंस। मस्कुलर की दो टाइप्स थी, मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर इंडोरेंस। तो मस्कुलर इंडोरेंस क्या है, ये हमारे जिस्म में वो सलाहियत है मसल्स में कि हम इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल ग्रुप टू एग्जीक्यूट रिपीटेड कंट्रैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब वक्त भी गुजर रहा है उसके बावजूद जो हमारे मसल है वो रिपीटेड कंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो रिपीटेड कंट्रैक्शन जो कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, फटीग तो बनेगी। तो ये sufficient to cause muscle fatigue or to maintain a specific percentage of maximal voluntary contraction for a prolonged period of time। जितना ज़्यादा इसको लंबा खींच सकते हैं, जितना ज़्यादा वर्क कर सकते हैं कि हमें एक बंदा है वो 30 मिनट भागता है, उसको जो फटीग है वो होना शुरू होती है, तो एक बंदा है वो 1 घंटा भागता है उसको फिर भी महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि उस बंदे के जो मसल है उसमें इंडोरेंस का जो लेवल है वो ज़्यादा है कि वो फटीग को इतना बर्दाश्त है, यानी कि उसके जो मसल हैं वो इस तरह की यानी कि इतनी जो प्रलॉन्ग एक्टिविटी है उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मस्कुलर इंडोरेंस डिफर फ्रॉम मस्कुलर स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ क्या है, वो फौरी तौर पर जो पावर हम पैदा कर रहे थे
वो थी स्ट्रेंथ। और एंडोरेंस क्या है, यानी कि हमारे जो मसल की बर्दाश्त है वो किस हद तक है, उसको कितनी देर, अगर कोई एबिलिटी काम कर रहे हैं तो वो कितनी देर तक उसको प्रलॉन्ग कर सकता है। इन दैट इट इज मेजर ऑफ पर्सन एबिलिटी टू रिपीटेडली अप्लाई मैक्सिमल फोर्स फॉर एग्जाम्पल इन सीरीज ऑफ पुशअप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि पुशअप लगाने हैं, पुशअप से चलें जी स्ट्रेंथ तो हो रही है, लेकिन ये लगा कितनी देर तक सकता है, तो ये क्या होगा, मस्कुलर इंडोरेंस होगी, तो ये लगा सकता है। मस्कुलर इंडोरेंस क्या है, इज योर एबिलिटी टू होल्ड अ पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं कहता बैलेंस करना है फॉर एग्जांपल, तो आपने एक खास पोजीशन के ऊपर अपने जिस्म को रखना है और उसी पोजीशन में रहना है, आपने मूव नहीं करना। फॉर एग्जांपल प्लांक करना है आपने। प्लांक क्या है कि कूनियों के बल आप उल्टे रुख लेटते हैं, जमीन की तरफ आपका मुंह होता है, पीछे से पंजे आपके लगे होते हैं और आगे से कूनियों के ऊपर वजन होता है, और आपकी जो पूरी बॉडी है वो ग्राउंड के साथ अटैच नहीं होती, आपने उसको उठाया होता है। तो जो वजन है वो बर्दाश्त करेंगे अपनी पंजों के बल और कूनियों के बल। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर मस्कुलर इंडोरेंस नहीं होगी तो टांगे आहिस्ता आहिस्ता कांपना शुरू हो जाती हैं। आप करके देख लीजिए, आज आप 1 मिनट कर जाएं तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी आप में जो फिटनेस का लेवल है वो कुछ कुछ हद तक बेहतर है, और फिर बताना भी है कि 1 मिनट कर भी पाए थे या नहीं। तो जो मस्कुलर स्ट्रेंथ एंडोरेंस है ये क्या है कि टू पुश पुल और लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सर्ट अ मैक्सिमल और नियर मैक्सिमल फोर्स अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट और हाउ मच वेट यू कैन पुश पुल और लिफ्ट। तो प्लैंक है, बॉडी वेट स्क्वाट है, यानी कि बॉडी वेट स्क्वाट क्या है कि कोई एक वजन उठाना है और आपने उसको हाफ पोजीशन के ऊपर, चले वजन भी ना उठाएं, आप वैसे स्क्वाट पोजीशन के ऊपर, जिसे वो बचपन में सजाएं मिलती थी ना स्कूलों में, के जो टीचर थे वो कहते हैं जी कुर्सी बन जाओ, तो वो कुर्सी की शेप में काम नहीं करके जाएंगे, तो वो कुर्सी की शेप में जो बिठाते बिठाते थे वो क्या था, स्क्वाट था। तो वो बॉडी वेट स्क्वाट जब करेंगे, आप बैठेंगे और पंजे के ऊपर जब वेट होगा तो वो 1 मिनट तक अगर कर लेते हैं तो इसका मतलब आप में कोई मस्कुलर इंडोरेंस मौजूद है, आपके जो मसल है उनमें इतनी पावर है कि उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरह वॉकिंग है, पुशअप एंड क्रंचीज आर द बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर मस्कुलर इंडोरेंस। तो ये चंद एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जो चौथा कंपोनेंट कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, और आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को कार्डियक सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसके साथ जब अटैच करते हैं, दोनों की जो मिलकर सलाहियत बनती है उसको कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस कहा जाता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इज रिलेटेड टू द एबिलिटी टू परफॉर्म लार्ज मसल डायनामिक मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। जब भी इंडोरेंस की बात आएगी इसका मतलब है कोई भी एक्टिविटी जो हम किसी लंबे अरसे के लिए करते हैं। जब भी स्ट्रेंथ या पावर की बात आएगी, स्ट्रेंथ की बात आएगी, इसका मतलब है हमारे जिस्म की वो एबिलिटी जिसमें हम अचानक कोई एक्सरसाइज जो है वो किस हद तक कर सकते हैं। तो न्यूमरस टर्म्स हैव बीन यूज्ड टू डिनोट दिस कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इंक्लूडिंग एरोबिक फिटनेस है एंड एरोबिक कैपेसिटी है। एरोबिक और एनारोबिक का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। एरोबिक क्या है, विदाउट ऑक्सीजन, और एनारोबिक क्या है, विदाउट सॉरी anaerobic. सॉरी 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 एरोबिक क्या है, विद ऑक्सीजन, और एनारोबिक क्या है, विदाउट ऑक्सीजन। तो अगर यानी कि आप लॉन्ग रेसर हैं तो उसमें आपके लिए एरोबिक फिटनेस तो उसमें आप में मौजूद है। द परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द फंक्शनल स्टेट ऑफ द रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ये जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और चूंकि मसल के साथ हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो मस्कुलर सिस्टम। ये तीनों सिस्टम मिलकर ये जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनका जो फंक्शन लेवल है वो जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतनी ही इंसान के अंदर जो कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस है वो ज़्यादा होगी। इसीलिए इसको हेल्थ रिलेटेड कहा जाता है। क्या ये हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है कि आपकी जो सेहत से मतलब है, अगर आपका जो दिल है वो बिल्कुल ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सही काम करता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल सही काम करता है। फॉर एग्जांपल कोविड हुआ तो जो लंग्स का जो फंक्शनल लेवल था वो 65% तक कम हो गया।
तो आप जितनी भी एक्सरसाइज कम कर लें, आपकी हेल्थ लेवल जो है वो 65% के ऊपर आपका आ चुका है लंग्स का, तो जितनी भी एक्सरसाइज कर लेंगे वो डेफिनेटली आप उसको बढ़ा नहीं सकते। वो स्किल है जिसको हम प्रैक्टिस से परफेक्ट कर सकते हैं, ये है हेल्थ रिलेटेड इशू। तो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है, तो इसलिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होना चाहिए, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक होना चाहिए, और स्केलेटल मस्कुलर जो सिस्टम है वो ठीक होगा, तो आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस बेहतर होगी। फॉर्म द एक्सरसाइज दैट डिपेंड ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस, कौन कौन सी एक्सरसाइज इसमें, डिस्टेंस रनिंग है, स्विमिंग है या साइकिलिंग है। तो ये मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं जिनके वजह से जिनसे हम इसके जो टेस्ट हैं वो लिए जा सकते हैं, या एक्सरसाइजेज हैं यानी कि इसको बढ़ाना है तो ये जो एक्टिविटी है उसके लिए की जाती है। People with good level of cardiorespiratory endurance can perform large muscle whole body exercise at high intensity for at least moderate duration before experience fatigue। कि इससे यानी कि मॉडरेट, बिल्कुल स्लो ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन तक नहीं करते, बल्कि मॉडरेट लेवल जो है वो उस तक चले जाते हैं, और उस लेवल तक पहुंचते उन्हें कोई भी फटीग फील नहीं होती, कोई थकावट महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एंडोरेंस लेवल बेहतर है, एंड दे कैन कंफर्टेबली परफॉर्म लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। के लाइट से स्टार्ट करेंगे और मॉडरेट इंटेंसिटी की तरफ अगर जाएंगे तो इसको आहिस्ता आहिस्ता यानी कि जो टाइम है वो बढ़ता भी जाए। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक फुटबॉल का खिलाड़ी है, अगर उसके अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस नहीं है, मैच है 90 मिनट का, इत्तेफाकन मैच, यानी कि उसका जो इंडोरेंस लेवल है वो सिर्फ 90 मिनट तक खेलने के लिए था, तो मैच हो गया बराबर, उन्होंने कहा जी मैच का फैसला भी लाजमी करना है, अब एक्स्ट्रा टाइम दे दिया दोबारा, तो अब 15-15 मिनट का भी अगर एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो 30 मिनट खेलना और पड़ गया, तो अगर उसका इंडोरेंस लेवल जो था वो 90 मिनट तक था, तो अगले जो 30 मिनट है उसके अंदर उसका जो बॉडी है वो साथ छोड़ जाएगी, वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना कि वो पहले कर रहा था। तो इसलिए यानी कि किसी भी एक्टिविटी को प्रलॉन्ग करने के लिए ये तीन जो उसके जिस्म में कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस का होना जरूरी है, फिर वो लाइट से मॉडरेट इंटेंसिटी की तरफ बासानी जा सकता है, और जब जाएगा तो उसे फिर जो फटीग है वो भी इतनी जल्दी फील नहीं होगी। तो हेल्थ, इसको जो कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस है इसको मेजर करने के मुख्तलिफ जो तरीके हैं, सबसे जो अहम है वो VO2 मैक्स, यानी कि जो हमारी कैपेसिटी है वाइटल, यानी कि VO2 मैक्स किसे कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन हमारे कंज्यूम करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम हमारी बॉडी कंज्यूम करती है 1 मिनट में, तो उसको VO2 मैक्स कहा जाता है। उसके बाद शटल रन टेस्ट है। शटल रन टेस्ट क्या कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, शटल किसे कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यूसली वो चलती रहती है, चाहे वो एक्टिविटी की फिर आगे उसके आ जाएंगे, कोई जिग जैग एक्टिविटी होगी, कोई सीधा पॉइंट टू पॉइंट भाग के आना, तो ये मुख्तलिफ तरह के फिर आगे टेस्ट होते हैं शटल रन टेस्ट में। उसके बाद साइकिल एरिगोमेट्री टेस्ट है, यानी कि जिम में अगर आपने गए हैं तो वहाँ पे जो साइकिल की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है एरिगोमेट्री, कि आप उसके ऊपर बैठ के वो साइकिल चलाते हैं, वो आप सफ़र तो नहीं कर रहे लेकिन आपकी जो लेग्स हैं वो काम कर रही हैं, आपके मसल्स काम कर रहे हैं, तो उससे जो है आपकी। उसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग टेस्ट लिया जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल आपको क्या पता है कि एक मशीन होती है जिसके ऊपर खिलाड़ी खड़े होकर भागते हैं, अगर आपने देखी है, ट्रेडमिल नहीं देखी तो उसकी तस्वीरें आपको दिखा देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, अगर खुद भी आप यूट्यूब से उसको सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है सारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, सबको पता होगा ट्रेडमिल क्या होती है। तो VO2 मैक्स क्या है? ये VO2 मैक्स सब कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस को मेजर करने का जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको VO2 मैक्स कहा जाता है, जिसके जरिए हम मैक्सिमल एरोबिक जो पावर है VO2 मैक्स वो चेक कर सकते हैं। VO2 मैक्स इज द अमाउंट, वॉल्यूम, V से क्या मराद है, वॉल्यूम है, और O2 किसका फार्मूला होता है, ऑक्सीजन का। तो यानी कि ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है, जो मैक्सिमम हमारी जो बॉडी यूज करती है उसको VO2 मैक्स कहा जाता है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड व्हेन अ पर्सन रीच हिज और हर मैक्सिमम एबिलिटी टू सप्लाई ऑक्सीजन टू मसल टिश्यू ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो किस हद तक जो हमारे मसल टिश्यू को, हमारे लंग्स जो है वो सप्लाई ऑक्सीजन कर रहे हैं,
तो उसको क्या कहा जाएगा, VO2 max। द टर्म VO2 max मीन द सेम एज मैक्सिमल एरोबिक कैपेसिटी या मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक और मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजप्शन। ये तीनों एक ही चीज है, यानी कि एक ही सिनोनिम्स हैं इसके। दिस पैरामीटर डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंडिविजुअल बॉडी कैन यूटिलाइज इन 1 मिनट। तो ये कैसे मेजर किया जाता है, उसके एग्जांपल आपको देता हूँ। क्या हम कहते हैं जी VO2 max मेजर करना है, वो कैसे मेजर किया जाएगा, उसमें एक सबसे पहले देखा जाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्टिंग हार्ट रेट आपका देखा जाएगा। हमने क्या पढ़ा हार्ट रेट में कि जो इंसान का रेस्टिंग हार्ट रेट है वो कितना होता है, 60 से 100 के दरमियान। एंड एज है 30, मेरी एज 30 है तो मैंने उसी के मुताबिक एग्जांपल कर ली कि जी अगर मेरा 30 साल उम्र है और मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट 60 है तो मेरी VO2 max जो लेवल है वो क्या होगा। तो उसका फार्मूला है, तो उसके लिए सबसे पहले फार्मूले के लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, अपना मैक्सिमम हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट तो ठीक है जी 60 है, तो मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होगा। वो अमूमी तौर पर 2 पॉइंट जो है उसको वो मेजर किया जाता है, मैक्सिमम हार्ट रेट को एज के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर इसको जो 208 से माइनस किया जाता है। फार्मूला आपको नजर आ रहा है। तो उसको सबसे पहले तो VO2 max का फार्मूला है कि VO2 max निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम हार्ट रेट डिवाइडेड बाय उसको करेंगे रेस्टिंग हार्ट रेट और उसको 15.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो वैल्यूज हमारे पास निकलेगी वो क्या आ जाएगी, हमारा जो वाइटल जो VO2 max है वो निकल आएगा। अब मैक्सिमम हार्ट रेट हमें नहीं पता, तो मैक्सिमम हार्ट रेट हमने अगर अपना निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है कि हमारी जो एज है, फॉर एग्जांपल मेरी 30 साल एज है, तो 30 मल्टीप्लाई 0.7, तो जो जवाब आएगा उसको माइनस करेंगे 208 से। नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है 30 मल्टीप्लाई 0.7, तो उसको माइनस किया 2.8 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 187। अब 187 हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम हार्ट रेट, और रेस्टिंग हार्ट रेट हमारा क्या है 60 है। तो अब हमने अपना VO2 max निकालना है, तो 187 डिवाइडेड बाय 60 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.3 के साथ, तो ये बन गया 48। तो इसका मतलब 48 हमारा क्या है VO2 max है। दैट्स ऑल योर VO2 max इज अप्रोक्सीमेटली 48 जो मिलीलीटर है पर केजी पर मिनट के। आपका जो VO2 max है, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज करती है, वो किस हद तक करती है। तो उसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है हेल्थ रिलेटेड, वो कौन सा है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रेफर टू एबिलिटी ऑफ मसल और ज्वाइंट। ये बेसिकली ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन है या सॉफ्ट टिश्यू दैट मूव थ्रू एन अनरिस्ट्रिक्टेड पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन। के हम एक लेवल तक तो हर बंदा लेकर चला जाता है, तो एक लेवल से ज्यादा आप लेकर जाते हैं तो हमें पेन फील होना शुरू होता है अगर हमारी रेंज ऑफ मोशन नहीं है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल उतना नहीं है। तो एक बंदा जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल ज्यादा होगा तो वो उसको और ज्यादा पीछे भी लेकर चला जाएगा, तो उसको पेन नहीं होगी। यानी कि जिस लेवल तक आपको पेन फील ना हो तो वो उस लेवल तक आपका क्या है, वो रेंज ऑफ मोशन है। तो इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, स्ट्रेचिंग है, लेंथन ऑफ मसल है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल है विदाउट लिमिटेशन। क्या आप अपने जिस्म को स्ट्रेच करते हैं, लेंथ करते हैं या कंट्रैक्ट करते हैं विदाउट लिमिटेशन, अलाउइंग फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट मूवमेंट। कि आप ये जब मूवमेंट करते हैं तो बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से एफिशिएंट वे में करते हैं। ये नहीं है कि आपका बाजू पीछे की तरफ गया और आपने इधर चीखें मारना शुरू कर दी। अगर आप पेन फील कर रहे हैं इसका मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी लेवल लो है। The ability to move a joint through its complete range of motion is known as flexibility. Flexibility is joint specific. Thus, no single flexibility test can be used to evaluate total body flexibility. For example, हमारे जिस्म में कितने ज्वाइंट हैं, 236 से ऊपर ज्वाइंट है, तो हम एक ही ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेजर करें और कहें भी हमारे जिस्म में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हर ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी लेवल डिफरेंट होगा। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ अब अपरेटस हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें गोनियोमीटर है, एनक्लिनियोमीटर है, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर है, लाइटन फ्लेक्सोमीटर है एंड टेप मेजरमेंट आर कॉमन डिवाइसेस, जिनके ज़रिए हम फ्लेक्सिबिलिटी की डिग्री यानी कि किस दर्जे तक जो हमारा
बॉडी है वो या ज्वाइंट है वो और उसकी रेंज है मोशन की। तो इसके लिए सिट एंड रीच टेस्ट है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट है जिसके जरिए हम अपनी जो बॉडी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेजर कर सकते हैं किस हिस्से की, जो हमारी वर्टिब्रल लेवल है, यानी कि हम सिट एंड रीच में कैसे है कि बिल्कुल नीचे बैठे हैं, टांगे हमने आगे की तरफ की हैं और हम अपने हाथों से उसको कोशिश करते हैं कि अपने जो पाँव के अंगूठे है उसको टच करें या आगे की तरफ ज्यादा जितना जा सकते हैं। तो उसमें हमारे कौन सा जो एक तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी ये रेंज ऑफ मोशन होगी, जो हमारा हिप जॉइंट है उसकी रेंज ऑफ मोशन होगी। तो इस तरह जिस्म के मुख्तलिफ जॉइंट्स के डिफरेंट जो है वो टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तीन टेस्ट जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं इसमें। इसके अलावा बहुत सारी जो टेस्ट हैं। सिट एंड रीच टेस्ट क्या है, इसको टो टच टेस्ट भी कहा जाता है, वेयर अ पर्सन फ्लेक्स द हिप टू टच देयर टोज, के बिल्कुल टांगे सीधी और हम अपने जो हाथ हैं उनके जरिए इसको टच करने की कोशिश करते हैं। और पॉपुलर फॉर असेसिंग लो बैक एंड हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं या लोअर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप उसको अपना जो हाथ है वो नहीं लगा पाएंगे। आप अगर ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे भी तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसमें खिंचाव पैदा होगा। दीज टेस्ट कैन बी डन bilaterally or unilaterally with measurement taken in inches or centimeter using measuring lines or rulers। मुख्तलिफ यानी कि जो पैरामीटर हैं वो बने होते हैं, उसके साथ आप इसको फिर डिस्कस जो है वो कर सकते हैं मेजर। उसके अलावा वेट बेयरिंग लॉन्च टेस्ट है या इसको नी टू वॉल टेस्ट भी कहा जाता है। आपको अगर नज़र आ रही है ये वाला तस्वीर, तो उसमें क्या है कि हम अपना जो नी का लेवल है वो एक दीवार खड़े होते हैं बिल्कुल सीधे, और जो नी है उसको उस दीवार के साथ अटैच करते हैं और फिर जो नीचे हमारा जो नीचे वाली फोर लेग है उसको मूव करते हैं कि वो किस हद तक पीछे की तरफ और किस हद तक आगे की तरफ आ सकती है। तो वो जिस हद तक पीछे की तरफ उठ सकती है वहां से जो हमारा नी है उसको नहीं उठाना, तो वो अगर तो पीछे बिल्कुल ऊपर जाके हमारे हैमस्ट्रिंग मसल को अटैच हो रही है तो इसका मतलब रेंज ऑफ मोशन ज्यादा है। जितनी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होगी यहाँ पर तो किक अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो वो किक हमारी ज्यादा दूर जा सकती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके जिस्म में ज्यादा है। तो हम ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो पावर है वो मसल में वो प्रोड्यूस उसको कर सकते हैं मोशन की वजह से। तो उसके बाद है स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट है। एक मिनट में आपको इसको ये आप देखिए, इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा के, ये हमने वॉल है उसके साथ नी को अटैच किया हुआ है और ये डिफरेंट ज्वाइंट, अब सिर्फ ये ज्वाइंट है मूव कर रहा है तो एक एंगल जो है वो बन रहा है। इसी तरह जब हम इस हील को पीछे की तरफ उठाएंगे और फिर आगे यहाँ तक वो जाएगा तो ये जो एंगल है वो उसी तरह मेजर किया जाता है कि किस हद तक जो हमारी रेंज ऑफ मोशन है। तो इसको वेट बेयरिंग लॉन्च टेस्ट जो है वो कहा जाता है। उसके बाद आगे है स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट के, अगर हम बिल्कुल सीधे लेटते हैं तो और जो मसल्स हैं अपनी टांगे जो है उसको ऊपर उठाते हैं और एक उसको जितना ज्यादा लेकर आ जाएंगे जिस एंगल के ऊपर, यानी कि यहाँ पर तो बिल्कुल वो जीरो एंगल के ऊपर है तो ऊपर उठाएंगे 15, इससे ज्यादा ऊपर उठाएंगे 30, 45, 60, तो 90 के एंगल तक आ सकते हैं। और इससे अगर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके मसल में इस ज्वाइंट में है, हिप ज्वाइंट में, यानी कि लोअर पोर्शन जो है आपकी बॉडी का उसमें जितनी ज्यादा फ्लेक्शन उसमें जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये जो एंगल है वो उतना ही ज्यादा हम आगे की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो जो जिम्नास्टिक के जितने भी एथलीट होते हैं उनमें यही रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होती है, तो इस वजह से वो अपने जिस्म को इस तरह अपने ज्वाइंट की बुनियाद के ऊपर अपने जिस्म को इस तरह सकेड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कि वो हमें जो आम इंसान के लिए करना उसके लिए बस में नहीं होता। तो वो किस वजह से है, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये कब पैदा होती है, अर्ली एज में जब हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है जो बोन्स हैं वो सब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती, तो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। तो ये हेल्थ रिलेटेड जो फिटनेस के कंपोनेंट थे हमने उसको कवर किया है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लें, बाकी जो है कल को हम